Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। जब हार सामने दिख रही हो तो इंसान बौखला जाता है और बौखलाहट में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। दोस्तों, आपको पता होगा कि किन वजहों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया था। ऐसा क्या किया था अमेरिका ने जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया ईरान की तरफ से। दोस्तों, कल जो है अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पे अटैक किया और खार्ग आइलैंड जो है वो ईरान की इकोनॉमी चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। खार्ग आइलैंड से ही सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है ईरान में। अगर खार्ग आइलैंड को एक तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए, इसको निस्तानाबूद कर दिया जाए, तो ईरान की इकोनॉमी चरमरा सी जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन हो या फिर जितने भी मैसिव टैंक स्टोरेज हो, स्टोरेज भी यहीं पे बनाए गए हैं जहां पे ऑयल को स्टोर किया जाता है। यहां पे अमेरिका ने कल अटैक किया रात में और अटैक करने के बाद यहां पे ध्वस्त कर दिया इसको। इसकी फिगर्स और फोटो भी उसने जारी की है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप है, आपको पता है कि जैसे ही वो कुछ करता है वो तुरंत जो है अपनी वाहवाही लूटने के लिए तुरंत जो है सोशल मीडिया पे जाता है और टाइप करके जो है लोगों को बताता है कि मैंने ये काम कर दिया। दिन भर में हजारों ट्वीट किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका का सबसे बड़ा अगर न्यूज नेटवर्क एजेंसी है तो उसका नाम है CNN। नाम को ध्यान रखिएगा, CNN जो है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नेटवर्क एजेंसी है न्यूज का। भारत में भी जैसे बहुत बड़े बड़े न्यूज पोर्टल्स हैं, वैसे ही अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज पोर्टल है CNN। CNN ने क्या किया कि कुछ ऐसी खबरें चलाई जो डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कि न्यूट्रल न्यूज चला रहा था CNN, है ना। कुछ ऐसी न्यूज थी जो ईरान को भी फेवर कर रही थी, फेवर इन द सेंस कि उनके पक्ष की भी बात कर रही थी, और अमेरिका का जो गलतियां हैं उसको दिखाई जा रही थी CNN नेटवर्क पे। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी नहीं लगी और उसने बोला कि ये सारे न्यूज क्या है, फेक न्यूज है, और ये मीडिया क्या है, ये फेक मीडिया है, ये सारी कुछ उसने लिखी। अब इसका जवाब CNN ने दे दिया कि भाई वी स्टैंड बाई आवर जर्नलिज्म, और मुंहतोड़ जवाब दे दिया। ये अमेरिका का नेटवर्क एजेंसी है, न्यूज नेटवर्क एजेंसी है, जो वहां के राष्ट्रपति जो इस समय दादा बना हुआ फिर रहा है पूरी दुनिया का, उसको मुंहतोड़ जवाब दे दिया CNN। इसीलिए भारत में भी जो भी नेटवर्क एजेंसी हैं, जो भी न्यूज पोर्टल्स हैं, जो भी लोग खबर देते हैं, उनको चाहिए कि भाई वो जो जर्नलिज्म का जो एथिक्स होता है उसके साथ जो है अपनी खबरों को रखें। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई खबर ये चल रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है भारत के लिए खोल दिया गया है, लेकिन मैंने ये बात आपको पुष्टि के साथ नहीं बताई। मैंने ये बोला कि जब तक पुष्टि के साथ, यानी कि आधिकारिक तौर पर सरकार ये बयान ना दे, तब तक इस खबर को हम लोग नहीं मानेंगे। और कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता ने यह बात जाहिर कर दी कि भाई ये खबर में कोई सत्यता नहीं है। इसीलिए कभी भी कोई भी खबर आप देख रहे हैं तो उसकी सत्यता की प्रामाणिकता आप जरूर जांच कर ले, नहीं तो यही हाल होगा। देख लीजिए, यहां पे डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है फेक न्यूज और वहां पे CNN जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऐसी होनी चाहिए जर्नलिज्म। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही, क्या कहा कल अटैक करने के बाद? खार्ग आइलैंड पे इसने अटैक किया और खार्ग आइलैंड पे अटैक करने के बाद फिर से इसको लगा कि हम तो जीत गए, खार्ग आइलैंड जो है खत्म हो गया, अब ईरान जो है घुटने टेक देगा और हम आसानी से जीत जाएंगे। तो कह रहा है कि ईरान वांट्स टू डील बट आई वोंट एक्सेप्ट ट्रंप आफ्टर खार्ग आइलैंड बॉम्ब्ड। कह रहा है कि भाई ईरान डील करना चाहता है, ईरान सरेंडर करना चाहता है। ये वही ट्रंप है जो कहता था कि ईरान के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, वो बंकर में छिपे हुए हैं, वो दिखना नहीं चाहते हैं। अगर वो दिख गए तो उनको पता है कि उनको गोली मार दी जाएगी, उनको उड़ा दिया जाएगा। और ये ट्रंप आज क्या कह रहा है कि भाई ईरान सरेंडर करना चाहता है। लेकिन आप सबको पता है कि ईरान ने क्या बोला है। ईरान बोला है कि भाई हमारे 3 कंडीशन है, जब तक इसको आप मानिएगा नहीं, वी विल नॉट सरेंडर, हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब देखिए एक और चीज आपको बताता हूं, अमेरिका ने इन सब लोगों पर, कौन कौन है, मुस्तफा खेमनी सुप्रीम लीडर हैं, और ये जो है सेक्रेटरी हैं, एडवाइजर हैं, वहां के मेजर जनरल हैं, ठीक है, मिलिट्री ऑफिस के हैं, ठीक है, सब पर उसने क्या किया है, कितना, $10 मिलियन का जो है इनाम रखा है। $10 मिलियन। $10 मिलियन कितना हुआ सर? तो 10 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़, और $1 है भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 92 रुपए 60 पैसे, 92 रुपए 60 पैसे। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि $10 मिलियन कितना होता है। $10 मिलियन का इनाम रखा गया है इन लोगों की तरफ से, और ये कहां से है? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस रिवार्ड फॉर जस्टिस। और किसी को भी इनके बारे में पता हो तो इस नंबर पे फोन कर लीजिए, आपको $10 मिलियन मिल जाएंगे। ये इनाम रखा गया है, ठीक है। दीज इंडिविजुअल्स कमांड एंड डायरेक्ट वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ईरान इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स कॉर्प्स व्हिच प्लान्स ऑर्गेनाइजेस एंड एग्जीक्यूट टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। तो इनके ऊपर जो है $10 मिलियन का इनाम रख दिया गया है। जिनको भी $10 मिलियन यानी कि करोड़पति बनना है रातों रात, वो इनकी खबर पहुंचा दे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। यानी कि देखो ना, अमेरिका की ये बौखलाहट ही तो है। जब वो मार नहीं पाया इन लोगों को तो इनके ऊपर इनाम रख दिया, कितना, $10 मिलियन। $10 मिलियन खर्च करने को तैयार है अमेरिका। ये बौखलाहट है। जब तुमने इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ईरान को नहीं झुका पाया, तो अब जो है $10 मिलियन का इनाम रख रहा है। आपको एक और चीज बताऊं, ये वही अमेरिका है जो कहता था कि सर आप लोग तो छिपे हुए हैं, बंकर में छिपे हुए हैं, आप तो दिखते ही नहीं है। कल देखिए, कल ये सारे नेता
वहां का मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, सब लोग रोड पे हैं, सब लोग रोड पे हैं, हजारों लाखों लोग रोड पे थे। लेकिन ये क्या कहेगा, अगर इसको देखोगे तो ये क्या कहेगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कहेगा भाई कि भाई ये लोग तो बंकर में छिपे हुए हैं, ये लोग तो बंकर में छिपे हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे लोग रोड पे थे, चारों तरफ धमाका हो रहा है, लेकिन डर नहीं रहे। डर क्यों नहीं रहे? मालूम है इनको कि भाई अब तो देश के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। देशभक्ति की भावना जब जाग जाती है ना, तो फिर आदमी मरना और जीना नहीं देखता है। एक बार जब देशभक्ति की भावना अगर आपके अंदर जाग गई, तो फिर आपको मौत नहीं दिखती है, आपको देश दिखता है। और इन लोगों के मन में देखो ना, इस तरीके से खुलेआम सड़कों पे महिलाएं, बच्चे, एक बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको तो पता चलेगा। महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सारे रोड पे निकले हुए हैं, लाखों लोग। फिर ईरानियन लीडर, ये देखो ना, टॉन्ट कर रहे हैं ट्रंप को, स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं। भारत में तो ये पॉसिबल नहीं है। भारत में तो कोई नेता रोड पे निकलता ही नहीं है जब तक उसके पीछे 50 गाड़ियां ना हो और 4-5 एनएसजी के कमांडो ना हो, तब तक वो रोड पे निकलता ही नहीं है। भारत में इस तरह की उसको सेफ फील होता ही नहीं है जब तक 50 गाड़ियां ना लगे हो पीछे उसको, तब तक वो रोड पे निकलता नहीं है। लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, अभी देखना आपने, फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे इमैनुअल मैक्रो, और इमैनुअल मैक्रो जब भारत आए तो मुंबई की सड़कों पे, मरीन ड्राइव पे वो पैदल दौड़ रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे पैदल। हमारे देश में जो कल्चर है, हम नेता को माई बाप बना लेते हैं। हमारे देश में क्या कल्चर है कि कोई आईएएस आईपीएस है तो उसको तो माई बाप बना लेंगे, माई बाप बनाने का कल्चर है भारत में। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो वहां पे नेता और ये ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स को कोई लोग पूछता नहीं है, बिकॉज दे आर सिविल सर्वेंट्स। वो हमारे सर्वेंट्स है, ये नेता हमारे सर्वेंट्स है। हमने इनको चुनकर भेजा, ये हमारी सेवा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जब हमको चुन लेते हैं तो ये माई बाप बन जाते हैं। तो ये देखो, ये लोग रोड पे जो है इस तरीके से घूम रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में आप आमतौर पे देखेंगे तो वहां के नेता का जो लाइफ है वो इस तरह का लग्जरियस और बहुत ही, मतलब वो नहीं होता है, हाई फाई नहीं होता है। लेकिन भारत में तो जब तक 50 गाड़ी पीछे ना हो, एक बहुत रोला जमा कर नहीं चलेंगे, 4-5 एनएसजी के कमांडो और गार्ड से ना हो, तब तक नेता निकलते नहीं है यहाँ पे बाहर। आपको देखना चाहिए, इमैनुअल मैक्रो जब भारत में आए थे एआई समिट में, तो मरीन ड्राइव पे कैसे वो पैदल दौड़ रहे थे। ये देखिए, ये तस्वीर है। आपको एक और चीज बताते जाऊं, अमेरिका की तो हालत ऐसी खराब हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। अमेरिका ने जो उम्मीद किया था, मुझे नहीं लगता उसका 10% भी उसने अचीव किया है। आज इस वॉर को 14 दिन हो गए हैं, और 14 दिन बाद भी अगर ऐसी तस्वीर आ रही है, वहां के नेता इस तरीके से चश्मा लगा, वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, नेशनल सिक्योरिटी देखते हैं पूरे देश की, ये अली लारजानी नाम है इनका, और चश्मा लगा के जिस तरीके से ये रोड पे घूम रहे हैं, जैसे लग रहा है कि भाई बेखौफ आदमी है। खौफ ही नहीं है इसको पता ही नहीं कि कब अमेरिका इसके ऊपर बॉम्ब गिरा देगा। तो ये बेखौफ जो हुआ है, ये ईरान, इसको बेखौफ बनाने में सिर्फ एक ही देश है, वो है अमेरिका। अब देखिए, ये जो इनका एयरक्राफ्ट है KC-135, ये $65 मिलियन का है। $65 मिलियन एक एयरक्राफ्ट, $65 मिलियन का। और $65 मिलियन में ये 2166 शहीद 136 ड्रोन बना ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? मतलब एक एयरक्राफ्ट बनाने में ये $65 मिलियन खर्च कर रहे हैं, और $65 मिलियन में ईरान जो है वो 2166 शहीद 136 ड्रोन बना ले रहा है। यानी कि ये जो हार आपको दिख रही है ना, अमेरिका की जो हार दिख रही है, अमेरिका की हार होगी नहीं, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल है। चाहे इकोनॉमिकली देख ले या मिलिट्रीली देख ले, मजबूत है अमेरिका, जाहिर सी बात है, और जीत भी जाएगा। लेकिन हार उसको दिख रही है, क्यों? क्योंकि वॉर लंबा जा रहा है, और जब वॉर लंबा जाता है ना, तो उसमें रिसोर्सेस के बहुत ज्यादा लॉस होते हैं। जब किसी की बीमारी होती है, किसी को कोई बीमार पड़ता है, तो 2-3 दिन में अगर उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो ठीक है, लेकिन वो बीमारी अगर 10 साल चल जाए ना, तो पूरा घर बिक जाता है, शरीर के कपड़े बिक जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो अगर अमेरिका इसको 2-3-4 दिन में अगर इस वॉर को निपटा देता तब तो ठीक था, लेकिन अमेरिका ने इस वॉर को बहुत लंबा खींच दिया, और इससे अमेरिका की हार दिख रही है। उसको लग रहा है हम हार रहे हैं, इसीलिए बौखला गया है। इसलिए दिन भर में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं और 50 ट्वीट किए जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये बौखलाहट ही तो है। तो ये बौखलाहट आपको समझ में आनी चाहिए। तो एक एयरक्राफ्ट बनाने में $65 मिलियन, और ये $65 मिलियन में 2166 ड्रोन बना ले रहा है। अब देखिए, सैयद अब्बास अरागाची ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। फाइनेंशियल टाइम्स में एक न्यूज छपा, और इस न्यूज को लेकर इन्होंने एक ट्वीट किया। न्यूज क्या था कि ऑयल विंडफॉल गिव्स रसिया $150 मिलियन पर डे। देखो, ये वही रसिया है। देखो, सबसे पहले ध्यान से समझना, पहले हम ईरान से तेल लेते थे। किसे लेते थे? ईरान से तेल लेते थे। ईरान के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, तो हम ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। और ईरान से जब हम तेल खरीदते थे ना, तो हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता था, बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता था। और ट्रैवल कॉस्ट, ईरान हमारे ज्यादा दूर नहीं है, अमेरिका तो काफी दूर है ना, तो ईरान से जब भारत तेल आता था तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो भी बहुत कम लगता था। और उसका जो वो होता है, क्या नाम है, जो फाइनेंस किया जाता था उस तेल को, वो भी कॉस्ट बहुत कम लगता था। समझ में आ रही है आपको? इंश्योरेंस जो होता था, तेल का जो इंश्योरेंस होता था जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में, वो भी कॉस्ट काफी कम लगता था। तो ईरान से हमने तेल लेना बंद कर दिया।
फिर हम रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया, क्योंकि रशिया से हमें डिस्काउंट ऑयल मिल रहा था। फिर रशिया से भी तेल लेना हमने बंद कर दिया, कम कर दिया। फिर हमने अमेरिका और बाकी सारे देशों पे हम निर्भर हो गए, बाकी सारे देश से हम तेल लेने लगे। रशिया से भी तेल लेते थे लेकिन कम कर दिया हम। अब जब रशिया के पास हम दोबारा गए हैं तेल लेने के लिए, जब अमेरिका ने बोला कि भैया 30 दिन आपके पास छूट है, आप तेल ले लीजिए, तो रशिया हमें डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अब इस समय रशिया खूब पैसा छाप रहा है, खूब पैसा छाप रहा है। देखो ना यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, $150 मिलियन पर डे, इतना कमा रहा है पैसा। अब इसको लेकर सैयद अब्बास अरागची जो है एक टॉन्ट मार रहे हैं। क्या टॉन्ट मार रहे हैं, ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि द यूएस स्पेंट मंथ्स ऑफ बुलिंग इंडिया इनटू एंडिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। कहना कि ये अमेरिका जो है ये भारत को महीनों महीनों दिन परेशान किया, बुली किया, परेशान किया कि भाई तुमको तेल नहीं खरीदना है रशिया से, अगर तुम रशिया से तेल खरीदोगे तो तुमको अंजाम भुगतना पड़ेगा। यही अमेरिका है ना जो हमें डराता था, भूल गए क्या आप लोग? ये अमेरिका दिन रात सुबह शाम हमें धमकाता था कि रशिया से तेल नहीं खरीदना है। ठीक है, हमने बोला कि भाई ठीक है, ट्रेड डील साइन हुआ, हम नहीं खरीदेंगे, तेल नहीं खरीदेंगे। आफ्टर 2 weeks ऑफ वॉर विद ईरान, व्हाइट हाउस इज नाउ बेकिंग द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया टू बाय रशियन क्रूड ऑयल। अब देखो क्या हुआ, 2 हफ्ते हो गए वॉर के, अब यहां पे हालत खराब हो गई है अमेरिका की। अब देखो ऑयल के प्राइसेस को अगर बैलेंस करना है, वर्ल्ड में प्राइसेस को बैलेंस करना है तो रशिया का तेल खरीदना जरूरी है। अब भारत को उसने बोला कि 30 दिन के लिए आप तेल खरीद लीजिए। अब अमेरिका कह रहा है, पूरी दुनिया को कह रहा है कि तुम जाकर रशिया से तेल खरीदो। अब खुद तो वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि खुद खरीदेगा तो अमेरिका के जो लोग हैं उसके सामने डोनाल्ड ट्रंप की क्या इज्जत रह जाएगी। तो अमेरिका तो खुद तेल खरीद नहीं सकता, चाइना खरीद ही रहा है रशिया से तेल। तो यहां पे क्या हुआ कि अब भारत को छूट मिली और उसके साथ पूरी दुनिया को छूट मिली, तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? रशिया को फायदा हो रहा है। रशिया यहां पे खूब पैसा कमा रहा है। ये वही रशिया है जो एक टाइम में तेल अपना बेच नहीं पा रहा था, इतने तेल नहीं बेच पा रहा था कि अपने पूरे रशिया का क्षेत्रफल काफी ज्यादा है। आपको पता होना चाहिए कि एरिया में भारत जो है 7वें नंबर पे आता है, और सबसे बड़ा एरिया के क्षेत्र में कौन आता है? रशिया, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, ऐसे आते हैं, यूएसए है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया ऐसे। तो अभी रशिया को इलेक्ट्रिसिटी, जो पूरे रशिया में लाइट बल्ब जलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, उसमें बहुत डिस्काउंट, यानी 48, लगभग 48 पे बेचता था, 48-50 पे बेचता था। अब कितने पे आ गया है? 150 पे आ गया है। उस समय हम 48 और 50 पे खरीदते थे, और अभी कितने पे खरीद रहे हैं? 150 मिलियन पर डे, तो वो कमा रहा है। समझ में आ रही बात? यूरोप थॉट बैकिंग इलीगल वार ऑन ईरान कुड विन सपोर्ट, वही बात है, पैथेटिक। समझ में आ गई? अब ये देखिए, ये जर्मनी का अखबार है, जर्मनी का न्यूज़पेपर है, उसने बोला है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को बोल दिया है ऑपरेशन एपिक फेल्यूर। पूरी दुनिया ये जान रही है कि भाई अमेरिका की हालत खराब है इस समय। जर्मनी ने अपने अखबार में ये छाप दिया ऑपरेशन एपिक फेल्यूर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था इसका नाम, जो ये अमेरिका चला रहा है, इसका नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और जर्मनी कह रहा है कि ऑपरेशन एपिक फेल्यूर, क्योंकि सबको पता चल गया कि अमेरिका की क्या हालत है। देखो इस समय रशिया बहुत पैसे कमा रहा है, चाइना भी बहुत पैसे कमा रहा है। चाइना तो आराम से है, चाइना इन सब में नहीं पड़ता है। चाइना को पता है कि भाई उसको ग्रोथ, डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमी को बड़ा करना है, वॉर में नहीं लड़ना है। इसलिए 1979 के बाद कभी भी चाइना बहुत कोई बड़ा वॉर में इंगेज नहीं हुआ है। वियतनाम के साथ आखिरी बार कोई बड़ा वॉर लड़ा था चाइना, उसके बाद से किसी भी बड़े वॉर में इंगेज नहीं हुआ है चाइना। तो चाइना ने क्या किया है, अभी अपने करेंसी को, युआन जो करेंसी है वहां के, उसको स्ट्रांग बनाने का एक नया खेल रचा है। क्या खेल है, ध्यान से देखिए। ईरान में अलाउ ऑयल टैंकर्स थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफ ट्रेडेड इन चाइनीज करेंसी। ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अगर पास होना है, आपको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होना है, तो एक ही शर्त पे पास हो पाइएगा। क्या शर्त है भाई? कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो डॉलर में नहीं होना चाहिए। तो फिर किस में होना चाहिए? तो युआन में होना चाहिए। किसमें? युआन में होना चाहिए, चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। तो ये चाइनीज करेंसी में अगर आप ट्रेड करेंगे तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आप पास हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। देखो चाइनीज करेंसी, देखो अमेरिका को तोड़ना है तो डॉलर को तोड़ना पड़ेगा। डॉलर को जब आप तोड़ेंगे नहीं, तब तक चाइनीज करेंसी, बाकी कोई भी करेंसी हो, डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है, लेकिन डॉलर को तोड़ना है तो ये जो हथकंडे अपना रहा है ईरान, ऐसे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, डी डॉलराइजेशन करना पड़ेगा, दूसरे करेंसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके अमेरिका की जो साख है वो टूट पाएगी। तो यहां पे ईरान ने क्लियर कर दिया, चाइना का रास्ता खोल दिया। और चाइना ने एक और बात बताऊं आपको, जो बच्चे मारे गए ईरान में ना, 180 बच्चे मारे गए, हर एक बच्चे को $2 लाख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो $2 लाख हर बच्चे को दे रहा है, हर बच्चे को दे रहा है चाइना हर एक बच्चे को $2 लाख दे रहा है पैसे, जो बच्चे मारे गए हैं। तो चाइना और ईरान के रिश्ते काफी अच्छे, इसीलिए ईरान ने कभी चाइना के शिप्स को नहीं रोका। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना डेली पास कर रहा है, कोई रोक टोक नहीं है। चाइना और ईरान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ईरान सबसे ज्यादा तेल किसको देता है? चाइना को देता है, क्योंकि सस्ता मिलता है चाइना को, ईरान सस्ते में दे देता है। तो ये जो चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए। अब देखिए कल जो है ईरान ने क्या बोला, इंडिया इज आवर फ्रेंड। देखो ईरान हमें कभी अपना दुश्मन नहीं समझता है, ईरान हमें अपना दुश्मन नहीं समझता है।
ठीक है, तो ये बात समझना चाहिए। ये बोला है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड, और हम लोग जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन जो शिप्स हैं उसके पास भी कराएंगे आने वाले समय में। उसके लिए जो है न्यूज हमें देखने को मिलेगा, जो ऑफिशियल न्यूज है उसकी बात कर रहा हूं। फेक न्यूज तो चल ही रहा है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास हो रहे हैं इंडियन शिप्स, लेकिन ऐसी कोई न्यूज आधिकारिक तौर पर नहीं आई है जिसकी हम पुष्टि कर सके। तो अभी जो है ईरान ने कह दिया इंडिया इज आवर फ्रेंड, और ईरान इनवॉय हिंट्स एट सेफ पैसेज फॉर इंडियन शिप्स वाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो सेफ पैसेज मिलेंगे, लेकिन अभी उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। लेकिन भारत में अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आप बोलोगे सर तेल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं। जब तेल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं तो ये इंडिगो है, इंडिगो ने अपने फेयर के प्राइसेस क्यों बढ़ा दिए? फेयर प्राइसेस क्यों बढ़ा रहा है? देखो ना, फ्यूल चार्ज जो है इस पे जोड़ा जा रहा है, फ्यूल चार्ज जोड़ा जा रहा है। जब तेल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, जब कोई तेल की संकट है ही नहीं, तो इंडिगो अपना दाम क्यों बढ़ा रहा है? देखो एक चीज आपको समझना चाहिए, इनको कुछ नहीं होगा, कंपनी को कुछ नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होगा? आम पब्लिक को होगा। मान लीजिए बिस्किट जो है, बिस्किट का दाम हो गया 10 रुपए, 10 रुपए हो गया है ना। क्यों? क्योंकि सरकार इस पे उससे पहले 5 रुपए बिस्किट का दाम था, सरकार बोली कि हम इस पे 5 रुपए टैक्स लेंगे, अगर तुम बिस्किट बनाओगे तो 5 रुपए टैक्स लेंगे। तो अब बिस्किट का दाम हो गया 10 रुपए। तो कंपनी अपने यहां से थोड़े देगी, बिस्किट जो टैक्स का पैसा है वो अपने यहां से थोड़े देगी, वो उस पर क्या करेगी? टैक्स लगा देगी, और जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसे 10 रुपए ले लेगी। यही तो जीएसटी है। दो तरह के टैक्स होते हैं यहां पे, समझ लीजिए आप। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया जैसे कि इनकम टैक्स मैं ही दे रहा हूं, है ना, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। सिंपल सा आसान भाषा में समझा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कोई कंपनी है, तो कोई कंपनी जो टैक्स पे करती है वो अपने घर से नहीं पे करती, बल्कि कंज्यूमर देता है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 रुपए का अगर बिस्किट खरीद रहे हैं तो उसमें हम लोग टैक्स भी पे कर रखे हैं, है ना। बिस्किट को बनाने में जो उसमें आटा लगा हुआ है, मशीन लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, उसका कॉस्ट प्लस उस पर जो सरकार टैक्स लगा रखी है वो भी, सब कुछ मिला के कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। तो कंपनी अगर मान लो कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं तो इंडिगो अपने घर से थोड़े देगा, जो पैसेंजर है, जो ट्रेवल करने जा रहा है, उसे पैसा वसूल लेगा। इसका नुकसान किसको होगा? आम आदमी को होगा। तो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं तो श्योर है, क्योंकि इंडिगो बढ़ा दिया। बाकी जितने भी एयरलाइंस हैं, चाहे एयर इंडिया हो, बाकी भी जितनी एयरलाइंस हैं, सबने अपने फेयर प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। फिर यहां पे देखिए, दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन किया कि ब्लैक मार्केट में जो है 4,000 रुपए के सिलेंडर मिल रहे हैं, 4,000 रुपए के सिलेंडर मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो सरकार को चाहिए कि भाई जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, जो होर्डिंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, और इसको लेकर एक बार क्लैरिटी कर ले कि भाई तेल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। बढ़ने वाले हैं तो कम से कम हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे कि भाई ठीक है, तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो इंसान पहले से प्रिपेयर हो जाएगा। जब अचानक सारी चीजें होने लगेंगी तो फिर उसका प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि सिलेंडर के जो प्राइसेस हैं वो अचानक बढ़ने लगे, सब कोई जो है पैनिक हो गया। अगर सरकार पहले से ही बता के रखती कि भाई हाँ ये चीजें होने वाली हैं, तो आराम से इंसान जो है उसकी तैयारी करता। तेल के दाम भी आने वाले समय में बढ़े, क्योंकि देखो इंडिगो ने अगर अपने प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडिगो इंट्रोड्यूसेस फ्यूल चार्ज चेंज फ्रॉम 14 मार्च 2026, तो तेल के दाम तो बढ़ने वाले हैं, ये फिक्स है। ठीक है, आगे देख लीजिए। ये वीडियो आपने देखा होगा, कल मैच चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो ये मैच चल रहा है, इसमें एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान 1-2 महीने पहले एक दूसरे को प्रति कितना भाईचारा दिखा रहे थे। अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है। और कल खेल के मैदान में बांग्लादेश वालों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी हरकत कर दी जैसी हरकत की उम्मीद कोई कर नहीं सकता। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसी हरकत की है। I think given that the two right-handers on the move, here's the run of play. All of a sudden, underarm throw from Miraz, asking the question. And Aga making a point for himself also. Now Tanvir Ahmed has got upstairs. TV umpire to director. We have an umpire review for run out at the non-striker's end. Can you show me the side on replay, please? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।